बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली। ये खबर सामने आ रही है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। यूपीसीएल ने 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है और ऐसे में उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपीसीएल ने 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है और देखिए, अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर बिजली की दरों में बढ़ोतरी तय है। यूपीसीएल की तरफ से 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है और उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। महंगाई के बीच करंट का झटका लग सकता है उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि यूपीसीएल की तरफ से 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर उत्तराखंड में बिजली महंगी हो सकती है। बिजली बिल आपको ज्यादा देना हो सकता है। देखिए, प्रस्ताव तो भेजा जा चुका है यूपीसीएल की तरफ से। 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। नियामक आयोग लेगा बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला। तो नियामक आयोग के ऊपर है कि बिजली की दरों को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया है, बढ़ोतरी का प्रस्ताव, अब उस पर उसका फैसला क्या होता है। तो नियामक आयोग के पाले में अब गेंद है। नियामक आयोग लेगा बिजली की दरों पर बढ़ोतरी का फैसला। बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली और बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है यूपीसीएल की तरफ से। 4.5% बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया नियामक आयोग को, जिस पर अब नियामक आयोग बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला लेगा। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, महंगाई इस बार का वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावों के लिए, उस बीच ये खबर कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है यूपीसीएल की तरफ से। बिल्कुल जय, देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से बिजली की दरें हैं, उसके बाद जिस तरह से बिजली को एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया गया था, उसके बाद अब यूपीसीएल, बिडकुल और सिडकुल द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर नियामक आयोग को भेजा गया है, जिसमें विद्युत दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी पहले, लेकिन इससे पहले जन सुनवाई नियामक आयोग करने वाला है। इसमें 26 तारीख से जन सुनवाई की अदालतें लगेंगी और उसमें 8 मार्च तक पूरी तरह से जन सुनवाई होंगी। जन सुनवाई के आधार पर यदि लोगों को लगेगा, जो भी तमाम बुद्धिजीवी लोग होंगे, उसके अलावा अन्य लोग होंगे, उनसे जन सुनवाई की जाएगी। उसके बाद प्रस्ताव बनाकर फिर जो विद्युत दरें हैं उनको लागू किया जा सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में बिजली को लेकर बड़ा मुद्दा जिस तरह से बनाया गया था, महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन उसके बाद चुनावों के बाद जिस तरह से विद्युत दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे गए हैं, तो ये एक महंगाई का झटका उत्तराखंड में बिल्कुल। और पंकज देखिए, एक तरफ कई पार्टियां फ्री बिजली देने का दावा कर रही थी, घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया। दूसरी तरफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया। तो अब क्या फैसला नियामक आयोग का होता है, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में नतीजों से पहले अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से भाजपा की जीत का दावा ठोक दिया। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से दोहराया है कि अब की बार प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विपक्ष की खुशी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। की बार हमने 60 पार का नारा दिया। पार्टी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। हर जगह पर कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, सभी ने अच्छा काम किया है और बड़ा उत्साहपूर्वक वातावरण है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष की खुशी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 48 सीटें जीतने जा रही है। इसके अलावा हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को विनम्र मुख्यमंत्री बताया। कहा कि उत्तराखंड का ये गुण उनके अंदर दिखाई देता है। तो साथ ही पूर्व सीएम ने प्रदेश के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो बदले की भावना से काम नहीं होगा। बड़े भाई के पास जाना ही चाहिए। छोटे भाई को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैं एक बात तो मानता हूँ कि हमारे पुष्कर धामी जी बहुत हम्बल चीफ मिनिस्टर, ये ठीक है। जो है चीफ मिनिस्टर उनको खनन प्रेमी और लूट प्रेमी लगे वो बात अलग है, लेकिन हम्बल व्यक्ति हैं।
उत्तराखंड का ये गुण उनमें है कि वो नम्र, जिन्होंने अच्छा किया है उनको किसी को, जिन्होंने निर्भीकता से और निष्पक्षता से अपना काम किया है उनको अपने विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमको भी तो उन्हीं के सहयोग से काम चलाना। कांग्रेस को भी मैं कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस कहीं भी बदले की भावना से किसी से काम नहीं करती। हमारे पास राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए समय चाहिए हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आ रहे। तो उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। इसी कड़ी में हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक बार फिर से मौका मिलने की इच्छा जताई है। हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपम रावत जी हमारे साथ हैं और हरिद्वार से तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। अनुपमा जी, जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं आप? चुनाव हो गए हैं, 10 तारीख का कितना इंतजार होगा? हम चुनाव जीत रहे हैं हरिद्वार ग्रामीण, मुझे पता है। क्या रहेगा जीत का आधार? क्या मान के चल रहे हैं आप? क्योंकि वो भी काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं और आपने चुनाव उनके खिलाफ लड़ा है। आपके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़े थे 2017 में, तो बदला ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहूँगी, मैं बदले की राजनीति में भरोसा नहीं करती। मेरे लिए असल बात यह है कि हम बदलाव लाएं, क्योंकि वहाँ अगर आज कांग्रेस जीत रही है तो उसका मुख्य कारण यह है कि जो 10 साल इनको मौका मिला, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और मौजूदा मंत्री भी हैं, आप कह रहे हैं प्रभावशाली भी हैं, लेकिन क्या प्रभाव दिया? कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। तो ये सब मुद्दे रहे जिसमें जनता को लगा सड़कें नहीं बन रही, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, तो लोगों को लगा कि चेंज लाना चाहिए और काफ़ी आशीर्वाद रहा उनके ऊपर वहाँ की जनता का। लेकिन उन्होंने उस आशीर्वाद का सिला क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री बनना देख रहे हैं आप, वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री। हरीश रावत को आप खुद चाह रही हैं मुख्यमंत्री बने, वो हर बार भी इच्छा अपनी जता चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठेंगे, तो वो बन रहे हैं मुख्यमंत्री। आप भी चाह रही हैं बने? देखिए, जब हम क्षेत्र में, क्योंकि मैं कैंडिडेट के रूप में थी, लगातार सुबह 6 बजे, आप देखते होंगे मेरा 6 बजे से प्रोग्राम्स शुरू होते थे, रात के 10 बजे तक प्रोग्राम्स होते थे। तो उसमें जो जनता की आवाज़ जो है, निस्संदेह कैंडिडेट के रूप में, पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं कह रही हूँ कि हरीश रावत जी। ये तो राजनीतिक बात हुई, एज ए राजनीतिक आपने कैंडिडेट की बात बता दी और पार्टी नेता की बात बता दी, लेकिन बेटी के नाते आप क्या चाह रहे हैं? हर बेटी चाहती है, हर पुत्र चाहता है उनके पिताजी बड़े पदों पर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री रहे भी हैं। क्या इच्छा है आपकी? एज ए बेटी पूछ रहा हूँ। देखिए, बेटी के रूप में अगर आप पूछ रहे हैं तो बेटी के रूप में तो जैसे और बेटियाँ चाहती हैं वैसे मैं भी चाहती हूँ। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, चंपावत में बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। रीठा साहिबा थाना क्षेत्र में बोलेरो खाई में जा गिरी और इसमें 13 लोग सवार थे, लगभग ये आंकड़ा बताया जा रहा है। हादसे में जान गंवाने वालों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कितने लोगों की जान गई है इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कैसे ये हादसा हुआ, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये कल बीती रात 11:30 से 12 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है और ये काफी दूरस्थ क्षेत्र है, मुख्य मार्ग से हटके करीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर ये पड़ जाता है मुख्यालय से। तो इस जगह पे ये घटना हुई, जिसकी सूचना सुबह जब मिली है तो पुलिस प्रशासन की टीमें वहाँ के लिए निकली हैं और बताया जा रहा है ये सीमांत डांडा ग्राम सभा क्षेत्र से एक बारात आई थी टनकपुर के लिए और जो लौट रही थी और लौटते वक्त ये हादसा, ये घटना जो है घटी है। अनुज, कितने लोग इसमें सवार थे? कुछ सामने आ रहा है आंकड़ा? कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं, कोई जानकारी इसको लेके आपके पास? जी, बताया जा रहा है सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार कि 13 लोग जो थे इस वाहन में सवार थे और जिनमें से 2 लोगों की बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं जी, और जिसमें से अभी तक करीबन 10 लोगों की ये पुष्टि की जा रही है सूत्रों के अनुसार कि मृत्यु हो चुकी है घटनास्थल पे, क्योंकि ये काफी गहरी खाई है, 500 से 1000 फीट गहरी खाई बताई जा रही है जी। और प्रशासनिक अमले की तरफ से अब तक क्या कदम उठाया गया है?
जी, प्रशासनिक अमले जो जैसे ही घटना की सूचना मिली है वहाँ पर जी। पहुँच चुकी है। रीठा थाने की टीम पहुँच चुकी है, चलती चौकी है, पड़ती है, उसके पास में पुलिस की टीमें पहुँच चुकी हैं। एसएसबी की जो रेस्क्यू टीमें हैं सीमांत क्षेत्र में, जी। उनको भी रवाना वहाँ के लिए कर दिया गया है मौके पे, और अभी वहाँ बचाव कार्य जारी है। सारे ज्यादातर अधिकारी इस टाइम मौके पे मौजूद हैं या रास्ते में हैं। जी। जी, तो वहां से अपडेट क्या है अनुज, क्या अब तक वहां पर रेस्क्यू किया गया है? क्योंकि रात में हादसा हुआ, काफी वक्त भी अब तक हो चुका है, तो क्या कुछ लोगों को रेस्क्यू वहां पर किया गया है? ये घटना की जानकारी ही जो मिली है ये जी। सुबह मिल सकी है। जी। सुबह तड़के की इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली है, उसके बाद ही टीमें रवाना हो सकी हैं, क्योंकि ये काफी दूरस्थ इलाका है और यहाँ पर फोन नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं करते हैं जी, जो जगह है जिस जगह घटना हुई है। जी। तो ऐसे में इस घटना की जानकारी जब लेट मिली है तो उसके बाद फिर भी पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर निकल गई हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण लोग रात को जब घटना घटी है उसके बाद सुबह तड़के ही पहुंच गए थे, वो लोग भी वहाँ पर देख रहे हैं। मगर ये जो लोकेशन बताई जा रही है खड़ी पहाड़ी का क्षेत्र है और यहाँ से डोरियों को द्वारा रस्सियां डाल के नीचे उतरा या चढ़ा जा रहा है। उस जगह से वाहन गिरा है जिसके रेस्क्यू में अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चंपावत में बड़ा हादसा हुआ है, देर रात ये हादसा हुआ है, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत होने की वजह से जानकारी सुबह मिली हादसे की। बारातियों से भरी बोलेरो जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। रीठा साहिब थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बोलेरो में करीब 13 लोग सवार थे और कितने लोगों की जान गई है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। आगे बढ़ेंगे। भीतर घात को लेकर भाजपा कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पहले ही हार मान लिया और हार के डर से भाजपा नेता भीतर घात के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भीतर घात के आरोपियों पर भाजपा ने कार्रवाई क्यों नहीं की। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने कहा कि भाजपा जब अपने इंटरनल मामलों को नहीं संभाल सकती तो क्या राज्य को संभाल सकती है। तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि भाजपा के भीतर घात की खबरों से लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो। आरोप प्रत्यारोप का ये जो गेम है ये तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कोई जनरल व्यक्ति भी होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ तो चलो अब आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। देखिए, इनके सभी बड़े नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आपके मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं, अभी हमारे बिशन सिंह चौपाल ने भीतरघात की बात कही है, वो भी डरे हुए हैं। तमाम लोग भीतरघात की बात कर रहे हैं। आपके यहीं धमशी नगर में भीतरघात की हुई है। हमारे चीमा साहब के परिवार वालों ने जम करके आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कैडर पार्टी नहीं रह गई है, जैसा ये कहते थे हम कैडर पार्टी हैं। हालांकि जहां एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से भाजपा उम्मीदवार बिशन सिंह चौपाल ने भी पार्टी में भीतर घात की आशंका जताई है। चौपाल ने कहा कि राज्य की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है। जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के अधिकारियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों पर आला कमान को सख्त कार्रवाई करनी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। विनोद, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं। कांग्रेस के पास इस वक्त में एक बड़ा मुद्दा है और अनुकृति गोसाई कह रही है कि 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले से हार मान चुके हैं। भीतर घात के आरोपों के बीच बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? बिल्कुल जया, देखिए मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊं।
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हो, लाखीराम जोशी हो, विधायक पूरन सिंह फर्तियाल हो, ये तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी की जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए थे और पार्टी संगठन ने तेजी से सख्ती बरतते हुए इनको नोटिस जारी किया था, जवाब तलब किया था। लेकिन अब ये मानिए कि उत्तराखंड में मतदान होने के बाद आज 8वां दिन है और 8वें दिन के बाद में जो बगावती सुर देखने को मिले, चाहे संजय गुप्ता हो, कैलाश गैतोड़ी हो और उसके बाद डीडी हाट से जो प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं बिशन सिंह चुफाल और हरभजन सिंह चीमा, ये लंबी लिस्ट अब बनती जा रही है। 8वां दिन आज हो चुका है मतदान के बाद में, लेकिन पार्टी संगठन बिल्कुल खामोश है। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर मैं हूं और आज 8 दिन के बाद में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अपने आवास पहुंचे। मैं सबसे पहले क्रिस्टोफर लॉरेंस से कहूंगा कि ये यमुना कॉलोनी आवास मदन कौशिक का है, इनकी तस्वीरें दिखाए। जो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष अंदर हैं लेकिन मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं, इस बात को लेकर बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि करीब 8 दिन मतदान हो चुका है लेकिन इस पूरे मसले पर कोई भी टिप्पणी हो या फिर प्रतिक्रिया हो पर मदन कौशिक की नहीं आई है, मुख्यमंत्री की नहीं आई है। तो आप ये मानिए कि क्या संजय गुप्ता सच ऐसा तो नहीं है कि सच बोल रहे हैं, क्या भीतरघात हुआ है? और उसके बाद में जो एक बड़ा नाम निकल के सामने आया है बिशन सिंह चुफाल का, सीनियर लीडर हैं भाजपा के, उन्होंने भी भीतरघात होने का आरोप लगाया है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो टारगेट यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को किया गया है। आश्चर्य की बात तो यही है कि एक के बाद एक 14 फरवरी के बाद से कई आरोप लगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है और ऐसे में अभी तक चुप्पी साधे हुए मदन कौशिक, जिन पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि देखना होगा कि कब तक वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, क्या इस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे, देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे। उत्तराखंड में आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, इस बात की जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से। गढ़वाल के टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश की आशंका है और इसके साथ ही कुमाऊं के चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जाहिर की